In the last class, we were discussing about the stationary waves and standing waves. Stationary waves या standing waves क्या होती हैं उसको डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं अभी। देखिए स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव्स में हमने ये पढ़ा था कि दो प्रोग्रेसिव वेव होंगी और वो दोनों प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी और ट्रेवल करते हुए सुपर इम्पोज करेंगी। और दोनों ट्रेवलिंग वेव की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, तब वो सुपर इम्पोज करेंगी तो किस तरह की वेव्स प्रोड्यूस करेंगी, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेंगी। स्टैंडिंग वेव और यू कैन से दैट स्टेशनरी वेव्स। इसका फॉर्मेशन क्या था? फॉर्मेशन ये था कि जिसमें टू प्रोग्रेसिव वेव होंगी, प्रोग्रेसिव वेव्स, और यू कैन से दैट ट्रेवलिंग वेव्स। तो दो प्रोग्रेसिव वेव या ट्रेवलिंग वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, देन दे विल सुपर इम्पोज, और इनके सुपर पोजिशन से क्या होगा, एक स्टैंडिंग वेव का प्रोडक्शन होगा। और ये जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती है इसमें इनकी फ्रीक्वेंसी और इनका एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का सेम होना चाहिए, तब सुपर पोजिशन से स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी। ओके, अच्छा नाम से पता लग रहा है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव किसका ट्रांसमिशन नहीं करेगी, एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं करेगी। जो भी वेव प्रोड्यूस होगी वो एक बाउंडेड मीडियम के अंदर ही प्रोड्यूस होगी। तो इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए बाउंडेड मीडियम। बाउंडेड मीडियम क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक गिटार की वायर है, हमने उसको दोनों तरफ से फिक्स कर दिया, तो यहाँ से भी हमने उसको फिक्स कर दिया, यहाँ से भी फिक्स कर दिया, तो ये वाले एंड जो है ये फिक्स्ड एंड्स है। और जो फिक्स्ड एंड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एंड्स को हम लोग नोड्स बोलते हैं। और नोड्स को किससे लिखा जाता है, कैपिटल एन से लिखा जाता है। अब जैसे इस वायर को मैंने बिल्कुल इसके सेंटर में से प्लग करके जैसे ही रिलीज किया, रिलीज करते ही हम देखते हैं कि ये वायर इस तरह से ऑसिलेट करती है अपनी मीन पोजीशन के अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इस तरह से ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देती है। तो जो पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा अपनी मीन पोजीशन से उसको बोला जाता है एंटी नोड। और एंटी नोड को किससे लिखा जाता है, एंटी नोड को हम लोग कैपिटल ए से लिखेंगे। सो दिस इज द एंटी नोड एंड दीज टू आर द नोड्स इन दिस स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के अंदर ये दो नोड्स हैं और एक एंटी नोड है, और ये बाउंडेड मीडियम में प्रोड्यूस होंगी। ये क्या ट्रांसमिट नहीं करेंगी, नो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। अगर ये इसी बाउंडेड मीडियम में ही प्रोड्यूस होती हैं और बाउंडेड मीडियम में ही खत्म हो जाती हैं, तो एनर्जी तो कैसे ट्रांसमिट करेंगी, नो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिखी है ये सब आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं स्टैंडिंग वेव्स की। तो स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है, स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए बाउंडेड मीडियम एंड देयर विल बी नो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। देयर विल बी नो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, वो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं करेंगे। ओके, अब ये वेव मान लो इसी में प्रोड्यूस होगी और इसी में क्या होगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, ये मीडियम अगर ओपन नहीं है, बाउंडेड है, तो उस केस में एनर्जी ट्रांसमिशन नहीं होगा। जैसे कि साउंड वेव में होता है, साउंड वेव में जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो किसी जगह पर कंप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, किसी जगह पर रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं, और साउंड वेव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस की फॉर्म में आगे बढ़ती है। तो बेसिकली उसमें जो मीडियम होता है वो ओपन मीडियम है, लॉन्ग डिस्टेंस तक एनर्जी ट्रांसमिशन किया जा सकता है। ओके, अच्छा अब इसमें दो प्रोग्रेसिव वेव किस तरह से सुपर इम्पोज करेंगी वो मैंने आपको ये इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि जैसे हमारे पास एक ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर हम लोग एक प्रोग्रेसिव वेव को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब मैं एक वायर को प्लग करके रिलीज करता हूँ, जैसे मैंने इस कॉर्नर से इस वायर को प्लग किया और रिलीज किया, इसको खींच करके ऐसा छोड़ दिया, तो उस केस में इसमें एक ये वाली वेव प्रोड्यूस होगी एंड दिस वेव इज ट्रेवलिंग टू द राइट, ये राइट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अब ये वेव जैसे ही जाकर के सामने रिजिड सपोर्ट को जाकर के स्ट्राइक करती है, तो यहाँ पर स्ट्राइक करने पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो इस वेव का रिफ्लेक्शन होगा, और जो दूसरी वेव है जिसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, वो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से ट्रेवल करेगी एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट।
अब इससे क्या होगा, इससे इस मीडियम में कुछ वेव प्रोड्यूस होंगी, वो वेव कौन सी होगी, वो होंगी स्टैंडिंग वेव्स। अभी इसमें क्या हो रहा है, अभी सुपर पोजिशन से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। देखिए जो वेव राइट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और दूसरी वेव है रिफ्लेक्टेड वेव, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव विच इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, जो लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, जिसको हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए एक वेव का क्रस्ट आ रहा है, दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा है, तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो रही है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। उस केस में हम देखते हैं कि इस मीडियम के जो पार्टिकल है वो सब कहां पर होते हैं, वो सब मीन पोजीशन पर ही होते हैं, कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। अब इतने ही देर में, नेक्स्ट सेकंड में या नेक्स्ट इंस्टेंट में क्या होता है कि ये जो क्रस्ट है ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, और इतनी देर में ये वाला जो ट्रफ है ये आगे से थोड़ा लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वेव्स क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, प्रोग्रेसिव वेव्स एंड ट्रेवलिंग वेव्स। अब नेक्स्ट कंडीशन में ये होता है कि क्रस्ट पे क्रस्ट आता है, ट्रफ पे ट्रफ आता है, मतलब कि दोनों वेव्स सेम फेज में होती हैं। अगर दोनों वेव्स सेम फेज में होती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो नेक्स्ट कंडीशन में ऐसा होता है कि डॉटेड लाइन वाली वेव और सॉलिड लाइन वाली वेव दोनों सेम फेज में, अगर दोनों सेम फेज में तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते ही यहाँ पर इस तरह से एक रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह की ये रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होती है, जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो जस्ट डबल होगा इन दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होगा। तो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड ए था, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड भी ए था, तो टोटल एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, +2a। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन यहाँ बन जाएगी। अब फिर से क्या होगा, फिर से ये वाली वेव जो राइट डायरेक्शन में जा रही है, इसका क्रस्ट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, दूसरी वेव का जो ट्रफ है वो थोड़ा आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, फिर से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आ जाएगी। तो बार बार इसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते रहेंगे, और इसी मीडियम में ये वेव क्रिएट होगी, फिर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, फिर क्रिएट होगी, फिर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो इसी मीडियम में ये वेव ऐसा क्रिएट और डिस्प्लेसमेंट इसके 0 होते रहेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और 0 डिस्प्लेसमेंट। तो ये स्टैंडिंग वेव इस तरह से प्रोड्यूस होती है। और प्रोग्रेसिव वेव दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कब ट्रेवल करती हैं, रिफ्लेक्शन के कारण। एक वेव लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है तो सामने से रिफ्लेक्ट होकर के राइट में जाएगी, फिर जो राइट डायरेक्शन में जा रही है वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगी, तो बाद में ये रिफ्लेक्टेड वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए स्टैंडिंग वेव्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो ये इनका प्रोडक्शन था, और ये प्रोडक्शन मैंने आपको विजुअलाइज भी कराया था। इसको मैंने आपको एक एनिमेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया था, जिसमें आपने ये आइडेंटिफाई किया था कि स्टैंडिंग वेव कौन सी है, प्रोग्रेसिव वेव कौन सी है, और कैसे वो प्रोड्यूस हो रही है। ओके, अब मैं आपको इनकी डिफरेंसेस के बारे में बताता हूँ। ट्रेवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्टैंडिंग वेव, एंड हियर वी विल राइट ट्रेवलिंग वेव। प्रोग्रेसिव भी लिख सकते हैं, ट्रेवलिंग भी लिख सकते हैं, ट्रेवलिंग वेव। स्टैंडिंग वेव में क्या लिखेंगे, नो एडवांसमेंट, नो एडवांसमेंट। इसमें लिखेंगे दिस इज एडवांसिंग वेव। अब इसका क्या मतलब है, नो एडवांसमेंट एंड एडवांसिंग वेव। देखो एडवांसमेंट मतलब कि आगे की तरफ चलना, एडवांस हो जाना, आगे की तरफ बढ़ना। तो जो प्रोग्रेसिव वेव है उनका तो हमें पता है कि वो ट्रेवल करती है मीडियम में, और एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जा सकती है, तो इसमें एडवांसमेंट नहीं होगा। इसमें जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया है, या दो प्रोग्रेसिव वेव के थ्रू जो स्टैंडिंग वेव से डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया था मीडियम में, वो डिस्टरबेंस का क्या नहीं होगा, कोई एडवांसमेंट नहीं होगा। मतलब कि वो बाउंडेड मीडियम में ही प्रोड्यूस होगी और बाउंडेड मीडियम में ही खत्म हो जाएगी, और इस तरह से ये वेव ट्रेवल नहीं करेगी। इसमें ये एडवांसिंग वेव है। एडवांसिंग वेव का मतलब है कि डिस्टरबेंस क्या करने वाला है, पार्टिकल्स तो मीन पोजीशन पे क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, लेकिन डिस्टरबेंस क्या होगा, डिस्टरबेंस का प्रोपेगेशन होगा।
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो डिस्टरबेंस है वो चल करके जाएगा, तो मतलब एनर्जी ट्रांसमिशन होगा इससे। तो ये इसमें फर्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ओके, सेकंड हम इसमें ये लिख सकते हैं कि ट्रांसमिट्स द एनर्जी एंड डज नॉट ट्रांसमिट द एनर्जी। इसमें लिखेंगे डज नॉट ट्रांसमिट एनर्जी। अगर ये एडवांसमेंट नहीं कर रही है, चल करके नहीं जा रही है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकती है, इसका मतलब यही हुआ एंड दिस विल बी ट्रांसमिट्स एनर्जी। और ये एनर्जी ट्रांसमिशन कर सकती है ये वाली वेव, जैसे कि साउंड वेव, जैसे कि वाटर वेव। तो वाटर वेव पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस से क्रिएट होती है और आगे की तरफ बढ़ती जाती है, मीडियम में ट्रेवल करती हैं। लेकिन इसमें याद रखने वाली बात क्या थी, जो मीडियम के पार्टिकल हैं, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, मीडियम के पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते हैं। ट्रेवल क्या करता है, एनर्जी। एनर्जी कैरी होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट बाय द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो इसमें लिखते हैं दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। ये क्यों प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। ये वेव प्रोड्यूस होती हैं पार्टिकल्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन के कारण। और ये वाली वेव कब प्रोड्यूस होती है, अभी बताया था मैंने आपको, व्हेन, इसमें लिखेंगे प्रोड्यूस्ड, दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स, when two progressive waves moving in opposite direction, when two progressive wave moving in opposite direction superimpose in a bounded medium, in a fixed medium, or you can say that bounded medium। तो इसमें ये हम लोग थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि ये वेव कब प्रोड्यूस होती है, जब दो प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी और सुपर इम्पोज होंगी एक पॉइंट पर, देन द स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। और ये वेव कब प्रोड्यूस होती है, जब हम लोग मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। हमारे पास एक सोर्स होगा, वो मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट करने का क्या मतलब है कि वो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, और सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए किसका ट्रांसमिशन करेंगे, एनर्जी का ट्रांसमिशन करेंगे। ट्रेवलिंग वेव तो हम चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। सॉरी, अब इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाँ फेज की बात करते हैं। पार्टिकल्स के जो फेज होंगे वो आइडेंटिकल होंगे या डिफरेंट होंगे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जैसा सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, सबका एम्पलीट्यूड सेम होता है। जैसे मैं इसको डायग्राम से बताता हूँ। डायग्राम में हम लोग ये दिखाते हैं कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो मीन पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, और कुछ पार्टिकल जो होंगे वो मीन पोजीशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे। वाटर वेव का प्रोडक्शन मैंने आपको सिखाया था, जिसमें सब पार्टिकल जो है वो अलग अलग फेज में होते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये एडवांसिंग वेव है, ये एक ट्रेवलिंग वेव है जिसको मैंने यहाँ पर बना करके बताया आपको। और इसी तरह से हम लोग एक स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्टैंडिंग वेव है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ नोड्स और एंटी नोड्स दिखाते हैं। दिस वेव इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव के लिए फिक्स पॉइंट दिखाने पड़ेंगे। ये जो दो फिक्स पॉइंट आपको दिख रहे हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग नोड्स बोलते हैं। इसके बाद में हमने वायर को यहां से प्लग किया,
बीच में से प्लग करेंगे तो ये ऐसा वाइब्रेट करेगा। इसमें दो नोड बनेंगे और दो क्या बनेंगे, सॉरी एक एंटी नोड बनेगा। अगर मैं इस वायर को बिल्कुल इस सेंटर में से प्लग करता हूँ, सेंटर में से प्लग करके रिलीज करता हूँ, तो यहाँ पर जो स्टैंडिंग वेव बनती है उस स्टैंडिंग वेव में दो नोड्स होंगे और एक एंटी नोड होगा। लेकिन अगर मैं वायर को बिल्कुल सेंटर में से प्लग ना करके किसी एंड से प्लग करता हूं, तो उस केस में यहां पर इस तरह से प्रोडक्शन होगा। इसमें एक नोड और आ जाएगा, तो ये एक नोड और होगा। तो इसमें जो ट्रेवलिंग वेव, इसमें जो स्टेशनरी वेव है वो इस तरह से वाइब्रेट करती है। जो मीडियम के पार्टिकल है वो ऐसा वाइब्रेट करेंगे। अब आप बोलेंगे कि दोनों वेव का रिप्रेजेंटेशन तो सेम ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये दो फिक्स्ड पॉइंट भी तो हैं। इसमें हमने क्या लिखा, इसमें हमने नोड थोड़ी ना लिखे हैं कहीं पर, सारे ही क्या है, फ्री पॉइंट्स है, जिसमें हर पार्टिकल क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। और इस वेव में आपको कितने एंटी नोड दिख रहे हैं, इस वेव में आपको दो एंटी नोड दिखेंगे। और नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये वेव इस तरह से पलट जाएगी। सॉरी। तो ये स्टैंडिंग वेव का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो इसमें आपको तीन नोड्स दिखेंगे, 1 2 एंड 3, ये थ्री फिक्स पॉइंट्स हैं। और इसमें आपको दो एंटी नोड दिखेंगे, जिसमें ये जो पार्टिकल है, बीच वाला जो पार्टिकल है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखा सकता है, अपनी मीन पोजीशन से सबसे दूर जा सकता है। ओके, अब इसमें समझने वाली बात ये है कि ये जो ट्रेवलिंग वेव है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट फेज में, सारे पार्टिकल्स डिफरेंट फेज में है। अब इसका क्या मतलब है, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं पार्टिकल्स आर इन डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेज में होंगे पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आर इन डिफरेंट फेज, तो इसमें जो पार्टिकल्स आपको मिलेंगे वो सब डिफरेंट फेज में होंगे। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, डिफरेंट फेज का क्या मतलब है। सबसे पहली बात, ये वाला जो पार्टिकल है, इसमें फर्स्ट जो पार्टिकल है वो अभी जीरो पर है, जीरो फेज है इसका। सेकंड जो पार्टिकल है उसका फेज है पाई/6, उसके आगे वाला जो पार्टिकल है उसका फेज है पाई/4, और जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्टिकल है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, मतलब उसका फेज हो चुका है पाई/2। ओके, तो इसमें जो आपको पार्टिकल्स के फेजेस मिलेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका फेज जीरो है, सेकंड पार्टिकल है जो मीन पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा है, उसका फेज है पाई/6। नेक्स्ट पार्टिकल है उसका फेज है पाई/4, और ये जो बीच में सेंटर में पार्टिकल है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, इसका फेज है पाई/2। तो इस तरह से ये जो सारे पार्टिकल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फेज में होंगे। और इसका जो नेक्स्ट पार्टिकल है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर जाकर के वापस आ रहा है, मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टिकल्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। अब जैसे कि इस पार्टिकल की बात करते हैं, तो ये यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है। अगर मैं इस पार्टिकल को इसके फेज से कंपेयर करता हूँ, तो इसका जो फेज होगा वो होगा 3/2 पाई, मतलब कि 270 डिग्री। हमने ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो उसका फेज जीरो होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होता है तो पाई/2 होता है, फिर वापस मीन पोजीशन पे आता है तो पाई फेज होता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो 3/2 पाई फेज, जिसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, फिर वापस से आता है, फिर मीन पोजीशन पे, फिर 2 पाई फेज। तो यहाँ पर जो आपको पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ये वाला पार्टिकल पाई फेज पे है, बिल्कुल सेंटर वाला 3/2 पाई पर है, ये वाला जो पार्टिकल है वो 2 पाई फेज पे है। तो इसमें जो सब पार्टिकल है उन सब पे फेजेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जिनके फेज सेम होंगे। अगर हम लोग क्रस्ट की बात करते हैं, तो इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट, यहाँ पर जो पार्टिकल है वो दोनों सेम फेज में, तो इसके क्रस्ट पर जो पार्टिकल है वो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पाई/2 फेज पर है। यहाँ पर जो पार्टिकल है वो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, मतलब कि 1/4 वाइब्रेशन वो भी कंप्लीट कर चुका है, तो वो भी पाई/2 फेज पर है। तो इसमें लिखा ऐसा जाता है, पार्टिकल्स आर इन डिफरेंट फेज। वो डिफरेंट फेज किसके लिए लिखा जा रहा है, वो बात की जा रही है अपने आसपास के पार्टिकल्स के लिए। लेकिन जब आप दो क्रस्ट का कंपैरिजन करेंगे, तो क्रस्ट पर जो पार्टिकल्स होंगे वो सेम फेज में होंगे, ट्रफ पर जो पार्टिकल होंगे वो 3/2 पाई फेज पर होंगे। तो 3/2 पाई फेज इन दोनों का सेम होगा। ओके, तो अगर हम लोग आसपास के पार्टिकल से कंपेयर करेंगे तो सारे पार्टिकल्स का फेज डिफरेंट मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा फेज सेम होगा।
सारे पार्टिकल्स का फेज सेम है। कब? इसमें एक स्पेशल कंडीशन लिखनी पड़ेगी, बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स फेज सेम होगा, लेकिन दो नोड्स के बीच में आपको बात करनी है। अब जैसे कि ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है। अब इसमें ये जो फर्स्ट पार्टिकल है इसका फेज भी π/2 है, सेकंड पार्टिकल है इसका फेज भी π/2 है, ये जो बीच में एंटी नोड पर पार्टिकल है इसका फेज भी π/2 है। अब इन दो नोड्स के बीच में ये सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर उठेंगे, फिर एक साथ नीचे आएंगे मीन पोजीशन पे, फिर एक साथ दूसरी तरफ ट्रेवल करेंगे, फिर वापस मीन पोजीशन पे आएंगे। तो ये जो पार्टिकल है इन सबके डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, नो डाउट। जो फर्स्ट पार्टिकल है वो तो बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहा, जो पार्टिकल नोड पर है वो फिक्स पॉइंट है, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला। लेकिन जो नेक्स्ट पार्टिकल है वो थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, लेकिन जो एंटी नोड पे पार्टिकल है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। तो पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे, सबके एम्पलीट्यूड डिफरेंट होंगे। तो हम ये पॉइंट भी इसमें ऐड कर देंगे। इसमें क्या डिफरेंट होगा? 6 पॉइंट क्या आएगा? एम्पलीट्यूड डिफरेंट, इसमें लिखेंगे एम्पलीट्यूड सेम। सारे पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं। अगर ये पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे आया है तो इसके नेक्स्ट वाला पार्टिकल भी कहां पर आने वाला है? वो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे आएगा, फिर वो भी प्लस ए पे जाएगा, फिर माइनस ए पे जाएगा। तो इसमें जो ट्रेवलिंग वेव होती है उसमें जो सारे के सारे पार्टिकल होते हैं वो सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन करते हैं, लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स हैं उन सबके एम्पलीट्यूड क्या होंगे? उन सबके एम्पलीट्यूड डिफरेंट होंगे। जैसे कि जो फर्स्ट पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर ऊपर आता है, लेकिन जो सेंटर में जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से 4 सेंटीमीटर ऊपर जाता है। तो ये 2 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, ये 2.5 जा रहा है, नेक्स्ट वाला 3 जा रहा है, बीच वाला 4 सेंटीमीटर जा रहा है। तो सबके एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन सबका फेज सेम है। फेज सेम का मतलब ये है कि ये पार्टिकल सिर्फ इतना ही वाइब्रेट हो सकता था। अब इसमें देखिए समझने वाली बात ये है कि बीच में जो एंटी नोड वाला पार्टिकल है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाता है, ये इसका फेज π/2 है, और इसके साथ वाला जो पार्टिकल है वो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाता है। तो ये पार्टिकल भी अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जा रहा है, ये पार्टिकल भी अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जा रहा है, और दोनों एक ही टाइम पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच रहे हैं। अगर ये वाला पार्टिकल भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे सेम टाइम पे आता है तो नेक्स्ट पार्टिकल भी सेम टाइम पे ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे आएगा, मतलब कि π/2 फेज पे आएगा। तो ये पार्टिकल तो सिर्फ इतना ही वाइब्रेट कर सकता था, फिर नीचे की तरफ इतना वाइब्रेट करेगा, फिर वापस आएगा, इसका एक ऑसिलेशन पूरा होगा। सिमिलरली इसका एक ऑसिलेशन भी सेम टाइम में ही कंप्लीट होगा, बस इसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि ये पार्टिकल फ्री है एंटी नोड वाला, तो ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। लेकिन सबका टाइम पीरियड कैसा रहेगा? टाइम पीरियड सबका सेम रहेगा, सब एक ही टाइम पर क्या आएंगे? मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, फिर सब एक साथ मीन पोजीशन पे आएंगे, फिर सब एक साथ मीन पोजीशन से नीचे की तरफ, फिर वापस मीन पोजीशन पे। तो अगर दो नोड्स की बात की जाती है तो इसमें सारे पार्टिकल अगर π/2 फेज पर है तो सारे के सारे पार्टिकल एक साथ कौन से फेज पर आएंगे? पाई फेज पे आएंगे। फिर सारे पार्टिकल मीन पोजीशन से नीचे की तरफ जाएंगे, 3/2 फेज होगा। फिर सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पे आएंगे तो सबका फेज फिर 2 हो जाएगा। तो दो नोड्स के बीच में पार्टिकल का फेज कैसा रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन अगर हम लोग इनका कंपैरिजन करें, ये दो नोड्स के बीच के जो पार्टिकल है, इसके जो सक्सेसिव नोड्स के बीच के जो पार्टिकल्स हैं, तो ये वाले पार्टिकल और इन पार्टिकल का कंपैरिजन करोगे तो ये पार्टिकल का फेज π/2 होगा, नेक्स्ट वाले जो होगा नोड्स के बीच का जो पोर्शन होगा वहां के पार्टिकल 3/2 पर होंगे, अपोजिट फेज पे होंगे। तो इसमें एक चीज और लिखेंगे हम लोग, ये ट्रेवलिंग वेव इस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, सारे पार्टिकल एक साथ मीन पोजीशन से ऊपर जा रहे हैं, फिर वापस एक साथ नीचे आएंगे, फिर वापस दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे, फिर वापस आएंगे। और इसमें अगर हम लोग नोड्स का कंपैरिजन करें, दो सक्सेसिव नोड्स हैं ये वाली, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाली सक्सेसिव नोड्स होंगी, यहाँ के पार्टिकल और यहाँ के पार्टिकल कैसे होंगे? अपोजिट फेज में होंगे। तो ये सारे पार्टिकल कहाँ जा रहे होंगे? ये सारे पार्टिकल π/2 फेज पर जा रहे होंगे, और ये वाले सारे पार्टिकल 3/2 फेज पर नीचे की तरफ आ रहे होंगे। बस फेज सेम होगा दो नोड्स के बीच में, इतना याद रखना आप। अगर आप नेक्स्ट नोड के पार्टिकल्स को कंपेयर करोगे तो अपोजिट फेज में आ जाएंगे। ओके, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है सारे पार्टिकल्स का। ये मैक्सिमम, इसका फर्स्ट जो पार्टिकल है जो नोड पर है उसका तो एम्पलीट्यूड 0 है,
नेक्स्ट पार्टिकल 1 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट पार्टिकल 2 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सेंटर में जो पार्टिकल है वो 4 सेंटीमीटर तक ऊपर जाएगा। तो सबके एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, इसमें सबके एम्पलीट्यूड सेम है। सबको टॉप पे जाने का मौका मिलेगा, सबको +4 -4 करने का मौका मिलेगा। तो ये +4 ऊपर की तरफ जाएगा, फिर -4 नीचे की तरफ जाएगा, तो सारे पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे विद द सेम एम्पलीट्यूड। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं मीन पोजीशन पे कब आएंगे सारे पार्टिकल्स। 7th पॉइंट हम लोग इसमें लिखते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का पॉइंट ये है एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। तो ये सारे पार्टिकल एक साथ मीन पोजीशन पे आएंगे बिटवीन 2 नोड्स या बिटवीन नेक्स्ट 2 नोड्स। तो यहाँ के जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से π/2 पर जा रहे हैं सारे, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो मीन पोजीशन से 3/2 पाई पर जा रहे हैं सारे। फिर ये पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ बढ़ेंगे तो ये पार्टिकल भी मीन पोजीशन की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टैंडिंग वेव्स में बिटवीन 2 नोड्स ईच पार्टिकल इज एट द सेम टाइम एट द is moving at the mean position at the same time, या ऐसा बोल सकते हैं are reaching the mean position at the same time। जैसे मैं इसका टाइम पीरियड आपको डिसाइड करके बताता हूँ। मान लिया हमने इसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड, तो सारे पार्टिकल हाफ सेकंड में ऊपर जाएंगे, सारे पार्टिकल हाफ सेकंड में नीचे आएंगे, तो 1 सेकंड बाद ये मीन पोजीशन पर होंगे सारे के सारे पार्टिकल्स। अब आप इन नोड्स की बात करो या नेक्स्ट नोड की बात करो, उनके साथ भी यही होने वाला है। तो इसमें ऑल पार्टिकल्स आर रीचिंग द मीन पोजीशन एट द सेम टाइम। अगर ये पार्टिकल π/2 पर थे, ये पार्टिकल 3/2 पाई पर थे, अब ये सारे पार्टिकल नेक्स्ट हाफ सेकंड में मीन पोजीशन पर आ जाएंगे। फिर ये वाले पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, और ये वाले पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। इनका जो फेज है वो 2 पाई कंप्लीट होकर के फिर नेक्स्ट फेज में आ जाएंगे, ये वाले जो हैं वो जस्ट अपोजिट फेज में आ जाएंगे। फिर अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये पार्टिकल हाफ सेकंड में ऊपर जाते हैं, हाफ सेकंड में नीचे आते हैं। ये पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल भी हाफ सेकंड में नीचे जाते हैं, हाफ सेकंड में ऊपर आते हैं, मीन पोजीशन पर एक साथ मिलते हैं, 1 सेकंड बाद मिलते हैं। फिर दोबारा से ये पार्टिकल हाफ सेकंड में ऊपर जाएंगे, ये वाले पार्टिकल हाफ सेकंड में नीचे पहुंच जाएंगे। फिर दोबारा से इस तरह से वापस आएंगे और फिर से कहां मिलेंगे, फिर से ये मीन पोजीशन पे मिलेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, एट द सेम टाइम ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेंगे। और इसमें हम लोग क्या लिखें, क्या सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पे सेम टाइम पे आएंगे, तो आंसर है नो। ये सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पे सेम टाइम पर नहीं आएंगे। जैसे ये पार्टिकल जो है वो π/6 फेज पर था, तो कोई नेक्स्ट पार्टिकल है वो π/2 फेज पर है एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे। अब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाएगा, इतनी देर में ये नीचे आ चुका होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, दे विल नॉट रीच मीन पोजीशन एट द सेम टाइम, not at the same time, not at the same time। ओके, तो ये इनके डिफरेंसेस हैं। लेकिन इसमें अगर मैं इनकी बात करूं, जो पार्टिकल सेम फेज में थे, जैसे कि ये वाला पार्टिकल π/2 फेज पर था, फिर आगे हमने ऐसा कोई पार्टिकल ढूंढा जो फिर से कौन से फेज पर था, π/2 फेज पर था। तो ये जो पार्टिकल है π/2, ये भी पार्टिकल जो है π/2 फेज पर है। अब ये दोनों पार्टिकल मीन पोजीशन पे एक साथ पहुंचे। तो ट्रेवलिंग वेव में कुछ पार्टिकल जो सेम फेज में होते हैं वो पार्टिकल एक साथ मीन पोजीशन पे मिलते हैं। अदरवाइज बाकी आसपास के पार्टिकल से आप कंपैरिजन करोगे तो उस केस में उन सबके मीन पोजीशन के टाइमिंग अलग अलग होंगे। कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर होगा, कोई मीन पोजीशन से नीचे होगा, तो कोई मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा, कोई मीन पोजीशन से दूर जा रहा होगा। ये ट्रेवलिंग वेव में होगा। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट और आएगा डेंसिटी और प्रेशर का। इसमें जो डेंसिटी और प्रेशर वेरिएशंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं। सिमिलर का मतलब है कि अगर किसी जगह पर कंप्रेशन क्रिएट हुआ है तो नेक्स्ट इंस्टेंट पे उस जगह पर रेयरफेक्शन क्रिएट होगा। तो कभी एक जगह पर प्रेशर बढ़ जाएगा, एक जगह पर प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्रेशर और डेंसिटी के वेरिएशंस कैसा रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। तो इसमें हम लोग एक पॉइंट और ऐड करेंगे, प्रेशर एंड डेंसिटी वेरिएशंस आर सिमिलर। प्रेशर एंड डेंसिटी वेरिएशंस आर सिमिलर। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें होगा डिफरेंट। यहाँ पे ऐड कर देते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट,
प्रेशर एंड डेंसिटी डिफरेंट। कहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? तो आंसर है नोड्स। तो यहां पे लिख देते हैं नोड जो होंगी उस पर प्रेशर भी मैक्सिमम होगा, उस पर डेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो यहां पर जो नोड है वहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा है, क्योंकि वायर जो टेंशन महसूस करेगी, सबसे ज्यादा जो टेंशन क्रिएट होगी, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं जो फिक्स हैं उस पर सबसे ज्यादा खिंचाव लगेगा। तो प्रेशर सबसे ज्यादा क्रिएट कहाँ होगा? नोड पर क्रिएट होगा। एंटी नोड वाला जो पार्टिकल है वो तो फ्री है, वो तो अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जा सकता है, तो उस पर प्रेशर बहुत कम है। लेकिन जहां पर ये वायर को फिक्स किया गया है वहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो नोड्स पर प्रेशर मैक्सिमम होता है और डेंसिटी भी मैक्सिमम होती है। और एंटी नोड पर क्या होगा? एंटी नोड पर जस्ट अपोजिट होगा, प्रेशर भी मिनिमम होगा और डेंसिटी भी मिनिमम होगी। तो ये जो एंटी नोड वाला पॉइंट है ये अपने मीन पोजीशन से सबसे दूर जा रहा है, तो आसपास के पार्टिकल्स के साथ इसकी डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, वायर सबसे ज्यादा यहाँ पर खिंचाव में आएगा, तो उस समय पर यहाँ के पार्टिकल की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, सबसे कम होगी डेंसिटी, पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, और प्रेशर भी सबसे कम यहाँ पर होगा। तो नोड्स पर प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम होती है और एंटी नोड्स पर प्रेशर और डेंसिटी क्या होती है? मिनिमम होती है। और बाकी जो पार्टिकल्स हैं उन पर प्रेशर डेंसिटी वेरिएबल होगी। तो यहाँ पर अलग प्रेशर होगा, यहाँ पर अलग प्रेशर, यहाँ पर डेंसिटी अलग। तो नोड्स पर डेंसिटी और प्रेशर मैक्सिमम होगा और एंटी नोड पर डेंसिटी और प्रेशर मिनिमम होगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं स्टैंडिंग वेव और ट्रेवलिंग वेव के डिफरेंसेस में।